दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी घमासान छिड़ गया है। ईडी ने 21 मार्च की रात को शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आप और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। दिल्ली में दोनों पार्टियां विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। आपका प्रदर्शन केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ है, तो वहीं बीजेपी प्रदर्शन करके केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। ईडी की कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमला बोल रही है। पूरे दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक पुलिस स्टेट में बदल दिया है। आज पूरे दिल्ली के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहा है। ये तानाशाही का जो विस्तार किया जा रहा है, इसके खिलाफ जनता लड़ेगी और हम भी लड़ते रहेंगे। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में जाने वाले तीसरे आप नेता हैं। बीजेपी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। दिल्ली की जनता आज सड़कों पे है। इस दिल्ली की जनता का यही मांग है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हंगामे के बीच एक और बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनके 2 आदेश सामने आए हैं। आप नेताओं का दावा है कि केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी में रहते हुए स्वास्थ्य और जल मंत्रालय को ये आदेश जारी किए हैं। पहले आदेश में केजरीवाल ने जल मंत्री आतिशी को निर्देश दिया था कि दिल्ली में जहां पानी की कमी है वहां टैंकरों का इंतजाम किया जाए। वहीं दूसरा आदेश स्वास्थ्य मंत्रालय को जारी किया गया, जिसमें मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त दवा और टेस्ट सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाएं और ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों में सारी दवाइयां और सारे टेस्ट मुफ्त मिले। बीजेपी ने केजरीवाल के इन कथित आदेशों को असंवैधानिक बताते हुए उपराज्यपाल से इसकी शिकायत की है। ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है। हम मांग करते हैं आपको तुरंत से तुरंत दिल्ली की अगर कोई इतनी चिंता है तो तुरंत इस्तीफा दीजिए और किसी नए को मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि वो दिल्ली की जो समस्याएं हैं जिसको आप गिनवा रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे वो जल की हो, चाहे अन्य समस्याएं हैं, उसका समाधान करने की कोशिश करें। इस बीच दिल्ली सरकार ने कल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा होगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री चर्चा का जवाब देंगे। केजरीवाल साफ साफ कह चुके हैं कि वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे। सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला पाएंगे या फिर आप और बीजेपी में टकराव के बीच दिल्ली में संवैधानिक संकट गहराने की स्थिति बन रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी से क्या चुनाव में आपको सहानुभूति मिलेगी या फिर लोग इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन के तौर पर देखेंगे और मोदी सरकार को इसका फायदा मिलेगा? इसी मसले पे बातचीत होगी कि दिल्ली में क्या होगा। क्या एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है वहाँ पे, सरकार कैसे चलेगी, और क्या एक करंट सरकार के सामने एक बड़ा संकट है कि या तो अपना वो नेता चुने, क्योंकि जेल से सरकार चलाने में दिक्कत आएगी, और राज्यपाल जी का अगला मूव क्या होगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी पे आज बातचीत करें। हमारे साथ जो मेहमान परिचय करा देता हूँ आपका, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम त्यागी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता निवान शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता अंशुल अभिजीत, और 2 बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी और मनोज मिश्रा जी। आज मैं मनोज जी से शुरू करना चाहता हूँ। मनोज जी, दिल्ली में एक अभूतपूर्व स्थिति खड़ी हो गई है कि सिटिंग सीएम जेल गए हैं और वहाँ से आदेश भी जारी कर रहे हैं। इस्तीफा उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे, सरकार वहीं से चलेगी। ईडी इस बात की भी जांच कर रही कि जो 2 आदेश जारी किए गए हैं स्वास्थ्य और जल विभाग को, वो कैसे जारी हुए, ओरल हुए, लिखित में हुए, किसने किए, कैसे हुए, नहीं कर सकते वो। क्या एक ऐसा संकट वहाँ पे खड़ा हो रहा है जहाँ पे सरकार बर्खास्त की जा सकती है? मनोज जी। निश्चित रूप से मेरा मानना यही है कि अभी तो ये 28 तारीख को फिर पेशी है इनकी कोर्ट में।
अगर मान लीजिए 28 तारीख को भी अगर उसने कस्टडी बढ़ा दिया या इनको जमानत नहीं दी, जेल और जाने की नौबत आई, फिर तो इस्तीफा देना पड़ेगा। चूँकि ये न आज तक पहले, अब ये अभूतपूर्व है कि पहले ये कभी संभव ही नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाए। आपसे कोई मिलने आएगा, परिवार के लोग, डॉक्टर के पास आप जाएंगे, आपको दूसरी सारी सहूलियतों की बात होगी, लेकिन जेल से आप आदेश कैसे करेंगे, कैबिनेट की बैठक कैसे करेंगे? तो ये अव्यावहारिक बात है। अभी तो मुझे लग रहा है कि इसमें एक साथ दोनों चीज़ें हो रही है। एक तो नियम कानून की बात हो रही है और दूसरी कुल मिला के ये अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की होड़ है। मुझे ये लग रहा है कि ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को ये एहसास है कि अगर इन्होंने लगातार विरोध, धरना और इस कदर दिल्ली को जाम किया या लंबा आंदोलन चलाया, तो उससे लोगों में सहानुभूति उनके प्रति बढ़ेगी और भाजपा डर जाएगी या अब कोर्ट लड़ेगी। ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि प्रदर्शन से कोर्ट लड़ के जमानत दे देगी, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा पहलू है कि भाजपा अपनी ओर से इनके खिलाफ जो आंदोलन कर रही है वो ये दिखाने के लिए कि इनका जन समर्थन कम है, तो वो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। मुझे लग रहा है ये दोहरी लड़ाई चल रही है। एक तो ये राजनीतिक ताकत दिखाने की लड़ाई हो रही है और एक ये टेक्निकल। क्योंकि अभी तक जो बातचीत आई है या जिन एक्सपर्टों ने राय अपनी दी है, मुझे लग रहा है कि एक भी व्यक्ति अभी तक ये न तो कोई राजनीतिक नेता अभी तक ये बयान दिया है और न कोई तकनीकी आदमी ये बयान दिया है कि जेल से सरकार चलाई जा सकती है। इसलिए मुझे ये नहीं लग रहा है कि अभी ये आसान है जेल से सरकार चलाना। और अभी हो सकता है मान लीजिए 28 को अगर अदालत का फैसला आ जाए और ईडी की रिमांड ख़त्म हो जाए, तब तो फिर सारा विवाद ही दूसरे दिशा में बदल जाएगा। लेकिन अगर वो बढ़ेगा तो अंतोगत्वा इनको अपना वैकल्पिक मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, चाहे वो जिसको बनावे। नहीं तो निश्चित रूप से वो बर्खास्त करने की भूमिका बनने लगेगी और ये उपराज्यपाल के लिए या केंद्र सरकार के लिए ये एक कारगर हथियार उनके हाथ में दे रहे हैं, जो लोकसभा चुनाव को कम से कम दिल्ली और आसपास जो उनका पंजाब एक दूसरा कार्य क्षेत्र बना है, इनमें फिर वो सारे मुद्दे गौण हो जाएंगे और इन्हीं मुद्दों पर भाजपा बनाम आम आदमी ये चुनाव होगा। ऐसा मुझे अभी तक तो यही लग रहा है। जी निवान जी, भाई ये जब जेल में है केजरीवाल जी, अभी तक कस्टडी में, जेल ना कहे कस्टडी मान लीजिए, उसमें एक नैतिक रूप से भी होता है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। अब ये एक शील्ड आप लोग लेते हैं कि साहब ऐसा कहीं लिखा तो है नहीं, तो हम क्यों दें इस्तीफा? तो केजरीवाल जी क्यों इस्तीफा नहीं देना चाहते? जेल से कैसे सरकार चलाएंगे आप लोग? सर बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। देखिए, भाजपा तो ये चाहती है कि हम नैतिक रूप से इस्तीफा दे दें। इन्होंने तो पूरी कोशिश कर ली कि हमारी सरकार गिर जाए। क्या कोशिश बची है भाजपा की, आप बता दीजिए, दिल्ली में सरकार गिराने की? साम दाम दंड भेद सब अपना चुके ये दिल्ली में सरकार गिराने के। जब ये कुछ नहीं कर पाए, जब ये हर पैमाने पे फेल हो गए, जब ना ये काम रोक पाए, ना ये सरकार गिरा पाए, ना ये विधायक खरीद पाए, ना ये ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल कर पाए, तो इन्होंने आखिरी में क्या अपनाया? इन्होंने एक गवाह को खड़े करके और माननीय मुख्यमंत्री जी को जेल में डाल दिया। ये तो चाहते ही ये तो चाहते हैं कि हम इस्तीफा देके जो है वो बाहर सत्ता से निवान भाई काम करना बंद कर दें। एक मिनट के लिए भाजपा को साइड करो पहले, अभी तो इधर आओ ईडी और कोर्ट पे। कोर्ट ने दिया ना कस्टडी में, भाजपा ने थोड़ी दिया है। तो कोर्ट अगर आप ये कह रहा है कि कस्टडी में आप हैं, आज सर आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्या आज देश में 2 संविधान है? क्या एक संविधान में एक गवाह खड़े होके, आप सुनिए प्लीज, मेरे को कंप्लीट करने, एक संविधान में एक गवाह खड़े होके ये बोल देगा कि मैंने मुख्यमंत्री को 100 करोड़ रुपए दिए हैं, तो उसके बिहाफ पे मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया जाएगा? और दूसरे संविधान में वो व्यक्ति सिटिंग पार्टी को जो है 60 करोड़ रुपए का चंदा बैंक से देगा और उसके ऊपर बात भी नहीं होगी। तो आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने गलत दिया?
हम ये कह रहे हैं, नहीं सर, कोर्ट को मत लाइए। हम कोर्ट का बीजेपी का भी मामला नहीं, बीजेपी वाला दूसरा पक्ष आएगा जो मनोज जी ने रखा ना, दो तरह की लड़ाई है इसमें। सर कोर्ट ने थोड़ी कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने 100 करोड़ रुपए लिए हैं। कोर्ट ने कहा है। निवान जी सुनिए ना, पहले एक गवाह ने कहा है। अरे निवान जी, गवाह अगर एक गवाह ने ये कहा है कि शर्मा जी जब ये मामला जब मामला अदालत में गया ना, तो आपकी तरफ से वकीलों ने ये कहा कि हमको डर है कि ये सिर्फ गिरफ्तारी करने के लिए ईडी बार बार सम्मन दे रही है। जी ठीक है, तो इसके शील्ड के लिए आप गए, इससे प्रोटेक्शन के लिए आप गए, लेकिन अदालत ने नहीं माना। और उनको पता नहीं ईडी ने कुछ दिखाए होंगे सबूत चैम्बर में जाके, तो उन्होंने कहा कि आपको मैं इस काम के लिए नहीं रोक सकता, वो आपको प्रोटेक्शन नहीं मिला। उसके बाद ये कार्यक्रम हुआ है आगे। तो अब वहां सर छोटी सी बात रह गई बीच में, क्या रह गई? आपने जो बताया उसमें छोटी सी बात रह गई कि कोर्ट ने ईडी को 1 हफ्ते का समय दिया कि आप बताइए, लेकिन ये 1 हफ्ता भी इंतजार नहीं करते। और दूसरी बात, नहीं गलत कह रहे हैं सर, गलत कह रहे हैं। को चलते हुए 2 साल से आज तक। निवान जी नहीं, तथ्यों से छेड़छाड़ मत करिए। कोर्ट ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आप कभी भी इनको गिरफ्तार कर सकते, मैं उसे रोक नहीं रहा हूँ। 1 हफ्ते बाद कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। 22 तारीख तक का टाइम नहीं दिया गया था ईडी को। किसको? सर ईडी को 22 तारीख तक का टाइम नहीं दिया गया था। क्या ईडी को ये कहा गया था कि आप गिरफ्तार नहीं करेंगे? क्या ये कहा गया था? नहीं, मैं आपसे जो कह रहा हूँ, देखिए फैक्ट बताइए पहले। आज मैं इसी पे बात कर रहा हूँ, मैं फैक्चुअल बात आपको बताता हूँ, लेकिन आप इसके बेस को समझिए पहले। नहीं, मुझे बेस नहीं समझना, अब मुझे ये समझना है। सुनिए निवान जी, इस पे बहस करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेड चीज है। मुझे ये जानना है कि केजरीवाल जी तो ये स्वयं कहते थे कि आरोप भी लगे तो इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने तो सोमनाथ भारती को बहुत लंबा लेक्चर भी दिया था कि पार्टी बदनामी करा रहा है। तो आरोप ही है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि भी आरोप गुनाह में बदल गया है, ये आरोप है, ठीक है। तो आप ही लोग तो पैमाना सेट करें कि आरोप लगे पहले इस्तीफा दे दो, क्लीन हो जाओ, फिर आ जाओ। जी ले लीजिए। आरोप पे आप इस्तीफा मांग रहे हैं, हम तो तथ्य दे रहे हैं। 60 करोड़ रुपए शराब कारोबारियों ने भाजपा को दिए, उस पे क्या होना चाहिए आप बताइए। अरे भाई साहब, आरोप पे आप एक मुख्यमंत्री का 3 बार के चुने हुए, जिसके ऊपर कोई दाग नहीं, आप इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन हमने तथ्य दे दिए कि 60 करोड़ रुपए तथ्य बीजेपी को नहीं देने भाई साहब। निवान जी प्लीज, नहीं रुकिए आप। तथ्य भारतीय जनता पार्टी थोड़ी तथ्य देने की, आप जाके वहां दीनदयाल मार्ग पे तथ्य दिखाया के अदालत में आपको दिखाना है। आपके 3 मंत्री बंद हैं, वो भी तो तथ्य दिखा रहे हैं रोज। जनता को दे रहे हैं हम तथ्य, जनता को दे रहे हैं। भाजपा तो तथ्यों को मानती नहीं है। निवान जी, तो हिस्सों पर लड़ाई लड़ी जा रही। पहले तो ये अदालत में अपनी बात रख रहे हैं, जनता की अदालत में अभी चुनाव हो रहे हैं, जनता की अदालत में हम जाएंगे, आप भी जाएंगे, ये भी जाएंगे, सब हम लोग 4 जून को हम लोग देखेंगे क्या हुआ है। लेकिन आज की तारीख में आप इस्तीफा सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे कि हम नहीं देंगे और हम इस अपने आप को शहीद बन के जनता के बीच में जाएंगे, क्या ये ठीक है? यही हो रहा है ना? नहीं सर, शहीद बन के नहीं। दिल्ली की जनता ये चाहती है कि अगर उनके बेटे ने ये निश्चित किया है कि वो टकराव करेगा, वो इन ताकतों के सामने नहीं झुकेगा, तो दिल्ली का बेटा खड़ा होगा। आज मैं आपको ये पूरी जिम्मेदारी से, आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको एक बात बता सकता हूं सर, कि अरविंद केजरीवाल कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो संविधान के खिलाफ हो। जो भी काम होगा वो संविधान के दायरे में होगा। ठीक, शिवम की जनता ये चाहती है कि इस बार जो है निवान जी, हो गया, पॉइंट आ गया आपका पॉइंट आ गया। नहीं मानती उनके सामने ना झुका जाए। निवान जी पॉइंट आ गया आपका, बात आपकी पूरी आ गई है। शिवम जी को जवाब देना। शिवम जी, आपकी पार्टी केजरीवाल जी की सरकार गिराना चाहती है और इसीलिए उनको जेल में डाल दिया गया है, मतलब कस्टडी जेल जो भी कह लो, बहुत ज़्यादा टेक्निकल में मत जाइएगा आप लोग कि ये शब्द क्यों यूज़ कर रहे हैं आप, ये आप लोग सरकार गिराना चाहते हैं। देखिए नीरज जी, ईडी ने जब ये तमाम समन्स इशू किए और इनके 3 नेता ऑलरेडी 3 मंत्री जो हैं जेल में हैं, एक हवाला कांड में जेल में है, जिस पर मैं आगे आने वाले समय में आपको कुछ कोर्ट की टिप्पणियां भी पढ़ाऊंगा। 2 आपके शराब कांड में जेल में हैं। जो 2 शराब कांड में जेल में है उसमें से एक संजय सिंह है, जिसकी कोर्ट फाइंडिंग का मैं आपको ऑर्डर भी अभी पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन रफली बता देता हूं कि 2 करोड़ रुपए की जब रिश्वत उनको दी गई, उनमें से 1 करोड़ रुपए का इंस्टॉलमेंट जब एक व्यक्ति लेकर पहुंचा तो उस समय संजय सिंह की लोकेशन उनके घर में रेजिडेंस में थी और उसके साथ जो 2 लोग थे जो उसमें की कॉन्स्पिरेटर है वो भी वहीं उनके घर में थे। ये ईडी ने सबमिशंस दिए हैं बाकायदा और ये इनका बेल रिजेक्ट करते हुए ऑर्डर में है, मेरे पास ऑर्डर की कॉपी में पढ़ दूंगा। निवान जी, आपके बीच में बोले, अभी चैलेंज की आवश्यकता नहीं।
निवान जी आपके बीच में नहीं बोले, आपको चैलेंज करने की आवश्यकता है जिसमें लिखा है कि आपको चैलेंज की लोकेशन पता लगी है। प्लीज रुकिए ना जरा, आप मुझे ऑर्डर पढ़ के बताइए, आप झूठ मत बताइए। सुन लिया, अभी बता दे रहा हूँ। हाँ अभी पढ़ के बता दे रहा हूँ आपको, इनको इतना ही शौक है ऑर्डर पढ़ाने का, तो ये लीजिए पढ़ देता हूँ, ठीक है जी पढ़िए। हाँ बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए कौन सा है बेल एप्लीकेशन। आप प्लीज आप इनको रोक देंगे सर, 10 सेकंड के लिए इनको रोक दीजिए। बेल एप्लीकेशन नंबर 76 2024 पेज नंबर 18 out of 43. This court notes that it has been specifically revealed that 1 crore each were given, one in August 2021 and another between March-April 2022. He further stated that the amount of 2 crore was the part of bribe received from Sameer Mahendru and Abhishek, that is 1 crore each of them. Thus it clarifies that 2 crores in cash were delivered for the present applicant Sanjay Singh to Sarvesh Mishra, close aide to the Sanjay Singh who stays with him in official residence. He further clarifies that the money was given to him on the instruction of Vijay Nair. The statement further clarifies that since money was given in the asking of Vijay Nair, he had received a phone call from Vijay Nair. ठीक है जी, और इसके आगे और सुन लीजिएगा, इसी केसेस में और भी तमाम जगहों पर ये है, ठीक है, ये भी भेज दे रहा हूं आपको। अब इसके अलावा आ गया, अब आगे सुन लीजिए। अब बयान को कोर्ट का ऑर्डर बता रहे हैं निवान जी, अभी पर उनको बात कंप्लीट करने देना। ये बेल एप्लीकेशन है, दिस इज द बेल एप्लीकेशन भाई, बेल एप्लीकेशन जो है जो रिजेक्ट हुई है, जिसमें कोर्ट, भाजपा के वकील, प्लीज आप इनको रोकेंगे सर, प्लीज आप निवान जी सुन लो। अरे निवान शर्मा जी, बात हो नहीं पाएगी। अरे शर्मा जी सुन लो, शर्मा जी सुनो ना। आप आवाज़ अड्डा में हम लोग एक दूसरे के बीच में डिस्टर्ब नहीं करते, पर उनको अपनी बात कंप्लीट करनी चाहिए। आपके बीच में कोई नहीं बोला, आपसे जितनी सवाल मैं पूछ, सिर्फ मैं बोल सकता हूँ उनसे कि मुझे इसका क्लैरिफिकेशन चाहिए, उनको कंप्लीट करने दीजिए ना। हाँ जल्दी करिए। हाँ 10 सेकंड्स और पढ़ देता हूं। अब सुन लीजिए, बेल एप्लीकेशन में वही पेज नंबर 21 पर कॉल डिटेल्स, लोकेशन चार्ट एनालिसिस। द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैज गैदर्ड द एडिशनल एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ कॉल डिटेल्स, रिकॉर्ड्स एंड द लोकेशन चार्ट ऑफ द मोबाइल फोन नंबर्स बिलोंगिंग टू द विटनेस रमन चावला। शिवम, ये नहीं है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। ये वाला पॉइंट हो गया। पॉइंट ये है कि आपने उनकी सरकार गिराने के लिए ठीक इलेक्शन से पहले उनको कस्टडी में डाल दिया, ईडी ने डाल दिया। अब आप चाहते हैं कि उनकी सरकार गिर जाए चुनाव से पहले, इसका जवाब दीजिए। ऑर्डर्स नहीं पढ़ूंगा जी। अब मैं इस पर आता हूं। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि चाहे वो संजय सिंह 1 साल से जेल में हो, चाहे मनीष सिसोदिया उससे भी लंबे समय से जेल में हो, कोर्ट ने इनको प्राइमा फेसाई माना है कि 338 करोड़ रुपए की स्टैब्लिश चेन हुई है। उसमें से 100 करोड़ रुपए जो साउथ के कार्टेल से आया था उसको गोवा में ट्रांसफर किया गया है, वो भी ऑर्डर में है। हम नहीं कर रहे हैं, आपने चोरी की है। अब आता हूं करंट सिनेरियो पर अरविंद केजरीवाल के। हमारे भी थोड़े बहुत सूत्र हैं चैनल्स की तरह। अरविंद केजरीवाल से ईडी ने पूछा कि आपका पुराना फोन कहां है, तो वो एक फिल्म थी ना गोलमाल 3, उसके जॉनी लीवर की तरह वो भूला करके बोल रहे हैं मुझे नहीं पता फोन कहां है। वो गजनी की तरह वो ऐसे ऐसे करके सर पता नहीं क्या कर रहे हैं, बता नहीं रहे फोन कहां है। और ईडी ने सबमिशन दिया है कि 170 से ज्यादा फोन्स को डिस्ट्रॉय किया गया है, डिजिटल एविडेंसेस को 170। इसी वजह से ईडी को इन्वेस्टिगेशन करने को कोर्ट ने अलाउ किया है। जब कोर्ट में यह पूछा गया कि आप अरविंद केजरीवाल को जो है 9 समन्स भेज चुके हैं और आप इनको गिरफ्तार कैसे करेंगे या नहीं करेंगे, इस बारे में विषय में बताइए, तो ईडी ने बंद कमरे में जाकर जज को यह दिखाया कि हमारे पास क्या क्या सबूत है। उसके बाद ही कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि इस हालात में हम केजरीवाल को कोई रियायत इससे जेल से नहीं दे सकते, इन्वेस्टिगेशन से नहीं दे सकते। उसी बेसिस पर किया है। हम लाला लैंड में नहीं रहते भाई, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। यहां पर कोर्ट है, कोर्ट ने साफ इंस्ट्रक्ट किया। उसके पॉइंट आपका भी आ गया, आपको पॉइंट आ गया, करके झूठ बोलना आपको पॉइंट आ गया। निवान 10 सेकंड आपको, फिर मैं विजय जी के पास जाऊंगा, बोलिए। ये जो गोल गोल कहानियां सुनाते हैं ना, इससे वेब सीरीज बन सकती है। तथ्यों से कोसों दूर है ये बात। 2 साल हो गए ट्रायल, 2 साल हो गए कोर्ट के अंदर इस मामले को चलते। 2 साल में 25 पैसे की अगर एक रिकवरी हुई हो तो ये बता दें मुझे, नंबर 1। नंबर 2, हमें जिस आरोपी के जिस गवाह के महज आरोपों पर हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, उस गवाह ने जो शरद रेड्डी है, उन्होंने 60 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। तो क्या अगर इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा ने खरीदे हैं तो कब भाजपा के यहाँ पर बीजेपी ऑफिस में ईडी जाने वाली है? कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं कुछ कहेगा। नहीं, निवान शर्मा जी पॉइंट आ गया सर, आपका भी। निवान शर्मा जी पॉइंट आ गया, आपका भी पॉइंट आ गया सर। अच्छा, पहले तो आपका जन्मदिन है क्या? आपकी स्क्रीन पे बलून आते हैं जैसे ही हम आपके पास आते हैं, या आपने कुछ इफेक्ट डाल रखा है? मैं भी हैरान हो रहा हूँ। चलिए, अगर जन्मदिन है तो बहुत बहुत बधाई आपको। मैं सोचा कि बार बार बलून क्यों आ रहे हैं। ओके, नहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो बलून जो है केजरीवाल जी को पहुंचाने हो तिहाड़। अरे यार शिवम भाई, आप इसमें भी तंज मार रहे हो आप। रुको विजय जी,
अब सर हंसी में होली का समय है। हाँ नहीं ठीक है, वो तो मैंने कहा ना, चलो लाइटर नोट पे था ये। विजय जी, क्या ये सरकार, केजरीवाल जी जिद पड़े हुए हैं कि मैं तो नहीं जाऊंगा, आप मेरी सरकार गिरवा दो तो हम पॉलिटिकल माइलेज ले लें, क्या ये हो रहा है क्या? आप नीरज जी बिल्कुल सही सवाल पर आप पहुंचे हैं, क्योंकि लीगल जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, लीगलिटी जो चल रही है वो तो चलती रहेगी। दोनों लोग, आपने सुना, दोनों विद्वान जो प्रवक्ता हैं उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है और उसमें बहुत सारी बातें सही होंगी, बहुत सारी गलत होगी, लेकिन मैं लीगल मामलों पे जाता नहीं। जो चल रहा है ईडी कर रहा होगा, कोर्ट कर रहा होगा, असली क्या है ये पॉलिटिकल लड़ाई है। यदि आप देखें कि अरविंद केजरीवाल जी को, जिसका जिक्र आपने किया कि वो कहते थे कि आरोप लगे तो इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी आपने एक बात देखी होगी कि अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा कि वो एनार्किस्ट है। ये केजरीवाल साहब ने कहा, किसी और ने नहीं कहा। फिर आपको ध्यान होगा कि वो 26 जनवरी को रेल मंत्रालय के पास, इंडिया गेट के पास, वहाँ पर धरने पर भी बैठ गए थे। केजरीवाल साहब को लगता है, जो उनकी एक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उसमें वो है कि वो चैलेंज करना चाहते हैं, और अब उनको लगता है कि वो प्रधानमंत्री के सीधे चैलेंजर हैं। ये लड़ाई प्रधानमंत्री वर्सेस केजरीवाल वो बनाना चाहते हैं और उसकी एक्सरसाइज हो रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है, जो वो समझ रहे हैं वो ठीक है। लेकिन क्या ये राजनीतिक लड़ाई जिसके लिए बात की जा रही है, लीगल बात आपने भी पूछा कि भाई कानून में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ कि इस्तीफा दे कि नहीं दें। अभी तो खैर वो कस्टडी में है, जेल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये आज नहीं कह सकते। 28 तारीख को कोर्ट क्या करता है। हालांकि के कविता को आज उन्होंने 9 अप्रैल तक के लिए भेज दिया है जेसी में, जुडिशियल कस्टडी में, और पहले भी भेजा। लेकिन केजरीवाल साहब अगर इस्तीफा नहीं देते, सरकार चलाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, तो उन्होंने अपने ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से क्यों इस्तीफा लिया? करेक्ट। संजय सिंह से, संजय सिंह भी गए। सत्येंद्र जैन साहब से क्यों इस्तीफा लिया? संजय सिंह भी गए। तो क्यों इस्तीफा उनसे लिया? क्योंकि वो भी तो वही काम कर रहे हैं। उनका इस्तीफे की क्या जरूरत थी? यदि आप ये मानते, मैं कह रहा हूँ एक स्तर पर आप एक ही तरह से चलेंगे ना, आपको उनसे इस्तीफा नहीं लेना चाहिए, आप भी चलाइए, वो भी बने रहते उप मुख्यमंत्री वहाँ पर। लेकिन आपने उनसे इस्तीफा लिया और उसके बाद दूसरे लोगों को मंत्री बनाया। अब आज आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई, और वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस सरकार को बर्खास्त कर दे। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि वो इस चैलेंज को स्वीकार कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, और उसके क्या पॉलिटिकल गेन्स होंगे, क्या लॉसेज होंगे, वो भी वो देख रहे होंगे। लेकिन पिछले 10 साल का रिकॉर्ड मैं देख रहा था कि भारतीय यदि 75 साल का रिकॉर्ड देखें तो करीब करीब 100 से ज़्यादा बार राज्य सरकारें बर्खास्त हुई हैं। लेकिन पिछले 10 साल में, मैं हो सकता है करेक्ट नहीं हूँ, गलत हो, लेकिन पिछले 10 साल में एक भी राज्य सरकार इस सरकार ने बर्खास्त नहीं की। एक भी सरकार बर्खास्त नहीं की, कोई राज्य सरकार। जबकि 10-11 राज्यों में तो विपक्ष की सरकारें, मतलब नॉन बीजेपी सरकारें चल रही हैं। तो एक मुद्दा यह है कि क्या सरकार बर्खास्त, और दिल्ली में तो आधी अधूरी सरकार जिसे कहते हैं, केजरीवाल साहब खुद भी कहते हैं, एलजी के साथ उनका कन्फ्रंटेशन लगातार चलता रहता है। अब क्या है चिंता, एक ये भी हो सकती है कि केजरीवाल साहब यदि इस्तीफा दे दें, जेल चले जाएं, तो आम आदमी पार्टी के पास कोई बड़ा लीडर उस तरह से मौजूद नहीं है जो इस पूरे लोकसभा चुनाव को देखे। ये बड़ी चिंता की बात है और सच बात है। और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने ये सोचकर ही फैसला किया हो। भले ही शिवम साहब कहेंगे कि ईडी का फैसला है, वो तो ठीक है, ईडी का फैसला है, उसका जीपीएस जो है वो शिवम साहब के पास रहता है, वो अलग इशू है। लेकिन क्या ये लड़ाई अब लोकसभा चुनावों में कितना फ़ायदा करेगी, कितना नुकसान करेगी? आम आदमी पार्टी के लिए कैंडिडेट जो लीडर के तौर पे, कैंपेन के तौर पे तो अरविंद केजरीवाल साहब ही हैं, वो कैसे लड़ेंगे? और क्या वो चैलेंज करना चाहते हैं कि देखें भारतीय जनता पार्टी में कितना दम है? फिर वो कल से कहेंगे कि देखिए हिम्मत नहीं हुई सरकार की, बीजेपी सरकार की, कि अरविंद केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करें। यदि बर्खास्त कर देते तो वो कहेंगे कि देखिए दिल्ली के बेटे को आप इस तरह से परेशान कर रहे हैं। तो दोनों तरीके से है। और भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि यदि वो जेल में चले जाएं तो उनके लिए ये लड़ाई आसान हो जाएगी। पहले ही 30 साल से परेशान है शिवम साहब की। जी, आपकी व्याख्या से ये लगता है कि केजरीवाल जी चाहते हैं कि मेरे को बर्खास्त करो मेरी सरकार, तो दिल्ली के बेटे की सरकार को बर्खास्त कर दिया बीजेपी ने और मोदी जी ने। और मोदी जी क्या ये चाहेंगे, या बीजेपी ये चाहेगी, या सरकार ये ईडी ये चाहेगी कि नहीं इसको अंदर रहने दो, बर्खास्त नहीं करते हैं? नरेश सक्सेना जी कहेंगे नहीं छोड़ो ना, इसे चलने देते हैं 2 जून तक कम से कम। क्या ये भी परिस्थिति बनेगी क्या? बिल्कुल, मुझे लगता है कि बीजेपी को जरूरत ही नहीं है ना, वो उनको जेल में रहें यही काफ़ी है। उनको बर्खास्त करने की क्या ज़रूरत है? बर्खास्त नहीं करेंगे तो वो हर दिन उनको टारगेट पर रख सकते हैं। ये जो पॉलिटिकल मॉरलिटी की बात है उस पर उनको कोई, देखिए बीजेपी सरकार को कोई फायदा नहीं होगा अरविंद केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करके।
फायदा होगा तो अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को ही होगा, और बाकी जो फायदा बीजेपी को उठाना है वो तो वो उनको जेल में रखकर और कस्टडी में रखकर उठाया जा सकता है। इसलिए मुझे वो नहीं लग रहा है कि उस तरह की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी को नुकसान हो जाए, विधानसभा चुनावों में मुझे लगता है वो और ज़्यादा ताकत के साथ बाउंस बैक कर सकती है। और शिवम साहब पहले ही 30 साल से इंतजार कर रहे हैं दिल्ली में सरकार बनाने का, 25 में है जो अवधि है वो शायद और लंबी हो जाए। तो ये पूरी पॉलिटिकल बैटल है। अब इसमें कुछ लीगल तो जो चल रहा है वो चलता रहेगा, और वो जो बात हो रही है कि किसने पैसे लिए किसने दिए वो भी है, वो अलग लड़ाई चल रही है, उस पर भी जाना चाहिए आम आदमी पार्टी को। नहीं उस वो आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए कि विजय जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि देखिए असली लड़ाई जो पॉलिटिकल हो गई है। मैं एक छोटा सवाल मैं मनोज जी से लेता हूँ, फिर अभिजीत जी आपके पास आ रहा हूँ। मनोज जी, क्या ये जो पूरा मामला है, आप तो चूंकि दिल्ली सरकार, दिल्ली की लोकल पॉलिटिक्स और ये सब आपने बहुत करीब से दशकों से देखा है, ये जो पूरा मामला है आपको लगता है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया और इसमें दम है, इसलिए ये बार बार मामला फंस जाता है और 3 मंत्री पहले से जेल में? हाँ नीरज जी, सही कहा आपने। मतलब मेरी स्थिति तो ये हो गई है कि पत्रकारिता मतलब आधी उम्र से ज़्यादा मैंने दिल्ली में ही की है। तो केजरीवाल से लेके बीजेपी और शीला दीक्षित सारी जवानी याद हो गए, नियम कानून भी बहुत सारे विधानसभा के। विजय जी को भी काफ़ी पता होंगे देश दुनिया के, लेकिन हम लोगों को दिल्ली का बहुत ज़्यादा जानकारी याद। वो निश्चित रूप से मुझे यही लग रहा है, जैसे वास्तविकता ये है कि ईडी ने इनको गिरफ्तार किया और कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, जैसा पहले बताया गया कि इनको परमिशन दे दी ईडी को कि आप रोक नहीं लगाई, तो उन्होंने किया। ये एक पहलू तो ये है, लेकिन सबको पता है कि भाजपा ये तय कर रही होगी कि गिरफ्तारी से फ़ायदा होगा नुकसान होगा। और अभी जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसमें निश्चित रूप से ये विजय जी से मैं ये सहमत हूँ कि अगर राष्ट्रपति शासन लग के और अगला चुनाव हो गया लोकसभा के साथ विधानसभा या उसके बाद, तो ये और ज़्यादा ताकत से आम आदमी पार्टी जीतेगी। इसलिए आसानी से भाजपा अभी शायद न करे। मैं कंफर्म इसलिए नहीं हूँ कि हम लोग, एक समय ऐसा आया जब हम लोग ये मानने लगे थे कि गिरफ्तारी जो है भाजपा लोकसभा चुनाव के बाद करेगी कि कहीं ज़्यादा सहानुभूति न मिल जाए, लेकिन गिरफ्तारी पहले हो गई। तो उसी तरह से ये बर्खास्त होंगे न होंगी सरकार, लेकिन इतना तो तय है कि जेल से उनको सरकार चलाने के लिए लंबे समय तक शायद कोर्ट या भाजपा या जो लोग न चलने दें, क्योंकि वो तकनीकी रूप से गलत होगा। हाँ, भाजपा ये जरूर चाहेगी, क्योंकि हम सब लोग ये जानते हैं कि जो बड़े नेता अरविंद केजरीवाल के अलावा लोग जिनका नाम सब देश भर में दिल्ली के अलावा था, उसमें पहले फेज में ज़्यादातर लोग निकल के चले गए अलग अलग जगह पे, और जो इनके साथ प्योर इनके आदमी थे उसमें से 4-5 लोग विभिन्न कारणों से 3 जेल में हैं, कुछ अनएक्टिव हैं, ऐसा करके। इसलिए ये पार्टी उसी तरह से जैसे मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, ममता बनर्जी, इन्हीं तरह की पार्टियां जैसे स्टालिन, उसी तरह की पार्टी अब ये रह गई है कि एक व्यक्ति की पार्टी है। अरविंद केजरीवाल इसके फेस हैं, इसको चाहे आप सीधे मन से स्वीकारें या दूसरे मन से। इसलिए अगर वो जेल में रहेंगे और उनको ये तमाम तरह की सहूलियतें अगर नहीं मिली सरकार चलाने की, पार्टी को इंस्ट्रक्शन देने की, तो हो सकता है लोकसभा चुनाव में उनको और कठिनाई हो। इसलिए मेरा मानना ये है कि वो चाहेंगे कि जेल से किसी तरह से बाहर निकलें। जैसे शुरू में लोग कह रहे थे कि 9 सम्मन हो रहा है इसलिए नहीं जा रहे हैं कि गिरफ्तार कर लेगी ईडी, अंतोगत्वा हुआ वही। तो ये है, और नहीं तो अब वो ये चाहेंगे कि इस नाम पे कि हम इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, हमें बर्खास्त कर दें, और देर सवेर फिर विधानसभा संभव हो तो लोकसभा के साथ तो अब संभव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद हो तो उसका फायदा उन्हें मिल जाए। ओके जी जी जी, ये मुझे ऐसा अभी लग रहा है। नहीं, मामला तो कुछ वैसे बनता रहा। अभिजीत जी, केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए भाई, जेल में है तो इस्तीफा देना चाहिए ना उनको।
बड़ी अजीब बात है नीरज जी। अभी तक भाजपा और सब लोगों का तर्क है कि जो कुछ भी हो रहा है, ईडी के रेड्स हो रहे हैं, 97% जो ईडी के रेड्स हैं वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है, कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो रहे हैं, आपने 2 मुख्यमंत्री हटा दिए, ये सब कानून के दायरे में है, ये उनका तर्क है। सब सही हो रहा है क्योंकि ये सब कानून के दायरे में है, तकनीकी रूप से ये सब सही है। लेकिन जब केजरीवाल जी की बात आती है कि कहां से वो सरकार चलाएं, तो कानून का दायरा नहीं आता। फिर आप नैतिकता की बात कर रहे हैं ना, यही तो फर्क है दोनों चीज में, आप खुद ही बताइए ना। तो वहां पर आप कानून के दायरे की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि हम चला सकते हैं। भाई हम दोषी तो है नहीं ना, हम जहां से मनाए चलाएं, मैं कहां से वो चलाएं, नहीं वो कहां से चलाएं वो उनका अंदरूनी मामला है, किसको मनोनीत करते हैं मुझे नहीं पता कि कैसे वो चलाएंगे, ये इसमें मैं कैसे इसमें कोई टिप्पणी कर सकता हूं। लेकिन जब एक नैतिकता की बात आती है तो फिर भाजपा पे ही लागू होती है। देखिए ये बिल्कुल सही, विजय जी ने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर ये एक गंभीर सियासी लड़ाई है। और अंशुल, आपने यानी कांग्रेस ने ये मामला सबसे पहले उजागर किया, आपके समस्त नेताओं ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको रखा था, आप ही लोगों ने रखा था। आज आप बता रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं, ठीक है, मैं कह रहा हूँ रखा था, इट्स ऑन द रिकॉर्ड। हम लोग कहाँ कह रहे नहीं रखा था, हमारी प्रतिद्वंदिता थी राज्य में, आज दोस्ती है। तरह से एक मिनट बात खत्म करने दीजिए, मैं आपकी बात को स्वीकार कर रहा हूं, मैं कहाँ गलत कह रहा हूं कुछ। प्रतिद्वंदिता थी वहां पर। देखिए आप ये सवाल पूछिए कि अभी तक तो बहुत सारे नेता भाजपा को गाली देते थे, अब भाजपा के दामन में आ गए तो अब क्यों नहीं कह रहे हैं कुछ? मतलब सवाल पूछिए ना, ये आप इक्वेट कर रहे हैं वो नहीं, वो मेरी बात सुनिए ना, मुझे खत्म करने दीजिए नीरज भाई। देखिए यहाँ पर इतिहास में एक ऐसा वक्त आया है जब बहुत सारी पार्टी हमारी जमहूरियत को बचाने के लिए, ये ईडी का जो हमला हो रहा है, जो 97%, आपको जरा सा भी शक नहीं होता कि जब 97% ईडी के रेड्स होते हैं विपक्ष के नेताओं के खिलाफ होते हैं, अब कोई सवाल नहीं उठता, बाहर इधर उधर से केसेस आ जाते हैं। अरे 1994 के हमारे इनकम टैक्स का केस अब लागू हो गया, आप और भी तो केसेस लाइए, लुइस बर्जर केस भी आप लाइए, और जितने मध्य प्रदेश में जितने भी घोटाले हुए हैं उनको भी लाइए आप सामने, आप उनको भी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपने नहीं खोले तो मेरे क्यों खोले? एक बात यही कह रहे हैं ना आप कि हमारे ऊपर नहीं। अरे सुन लो भाई, अब मेरे सवाल तो सुनो। अपने के लिए नहीं खोले तो मेरे क्यों खोल रहे हो? पॉइंट ये है आपका, है ना। हम पहले हमारी दुश्मनी थी, अब दोस्ती हो गई, इसलिए हम नहीं कहेंगे। नंबर 1, आपने एक बात सवाल कहा कि नैतिक प्रश्न उठाया जा रहा है। बॉस अंशुल जी, जेल मैनुअल पढ़ा आपने दिल्ली का? पढ़ा है? नहीं मैंने नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा, आप भी बता दीजिए। मैं बता देता हूँ। अच्छा ये सुनो ना, मैं वही नैतिकता का ही सवाल जवाब दे रहा हूँ सर। नहीं तो आप नैतिकता का ही जवाब दे रहा हूँ। देखिए अगर संविधान में व्यवस्था नहीं लिखी हुई है कि सिटिंग सीएम अगर गिरफ्तार हो रहा है तो वो इस्तीफा दे दे, तो हेमंत सोरेन ने नैतिकता के आधार पर या उनका जो भी प्लानिंग रही उसको, नैतिक शब्द हटाओ, प्लानिंग के आधार पर दे दी। लेकिन आप नैतिकता पे स्टिक कर, सुनो ना, अरे नहीं पहले सुनो आप। एज पर जेल मैनुअल वहां से आप सरकार नहीं चला सकते, इसलिए इस्तीफा देना चाहिए। इसलिए नहीं कोई नैतिकता कुछ नहीं, कोई नैतिकता नहीं। आप कैसे चलाओगे मुझे बताओ, कैसे मिलने जाएंगे, फाइल कैसे साइन होगी, मीटिंग कैसे होगी, इसलिए इस्तीफा देना पड़ेगा बॉस। देखिए ये अंदरूनी मामला है, इसमें मैं ये अंदरूनी नहीं सर, ये एकदम ओपन में मामला है। मनोज जी ने 10 बार कम से कम जेल मैनुअल पढ़ा होगा। एक मिनट, आप देखिए नीरज भाई, ये क्या करेंगे वो आगे, किस तरह सरकार चलाएगी, भाई सरकार चलाना होगा। और बर्खास्त करने की बात नहीं आती यहाँ पर। विजय जी ने कहा कि कोई वैसे ये नहीं है 10 साल में, अरे उनके और तरीके हैं, उनके और षड्यंत्र हैं, उनकी पूरी रणनीति है, खरीद फरोख्त की राजनीति करते हैं, वो गवर्नर के ऑफिस को दुरुपयोग करते हैं। और एक आखिरी सवाल आपसे, फिर दूसरी जाती है सरकार, कोई गिरी नहीं पहले तो क्या उस बर्खास्त की गई थी? अरे उनके और भी। अच्छा एक चीज बताइए अंशुल भाई, केजरीवाल जी ने, सुनो ना सर, केजरीवाल जी की सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला किया कि नहीं किया? देखिए यहाँ पर जांच चलेगी, जो होगा सो होगा। हमारा एक बड़ा सियासी प्रश्न है कि ये मुल्क अधिनायक नहीं, ये गोल जवाब नहीं है। आपने 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ के यही आरोप लगाया था, आज आप कह रहे हो कि नहीं अधिनायकवाद से लड़ाई लड़नी है, मेरे को संविधान की लड़ाई लड़नी है, लोकतंत्र बचाना है। देखिए मैं बताता हूँ क्या हो रहा है, मैं बताता हूँ क्योंकि किस तरह से यहाँ पर जो संविधान के बुनियादी ढांचे हैं, जैसे लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, जो चुनाव के पहले, और ये जो हुए ये सब चुनाव के पहले हो रहा है, हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज होना और पुराने दशकों पुराने केस यहां पर सामने लाना। आप ये समझ सकते हैं ऐसा हो भी सकता है? ये अधिनायकवाद, तानाशाही नहीं तो और क्या है? आप ये मुझे बताइए।
इसमें कोई शक भी हो रहा है? और इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए और हमारी पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि हम अंशुल रुको अभी, देखो मैं तो कोर्ट को सबसे ऊपर मानता हूँ। अरे अंशुल जी भाई रुको ना, अभी जवाब लेंगे ना, वो बैठे हैं मिस्टर त्यागी, वही देंगे जवाब इस सब बातों को। मैं तो मानता हूँ कि कोर्ट सर्वोपरि है, कोर्ट की जो फैसला होगा, मैं मौजूदा व्यवस्था में मेरा यकीन है कि कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है। अगर आप उससे असहमत हैं, नहीं आपको पसंद आ रहा तो जनता का कोर्ट, इसके अलावा कुछ नहीं है, बाकी सब बातें हैं। तो दोनों कोर्ट आपके पास खुले हुए हैं। त्यागी जी बहुत सारे आरोप आपके ऊपर इन्होंने लगा दिए, अधिनायकवाद, लोकतंत्र बचाना है। हाँ, आप 30-30 साल पुराने ITR नहीं भरा, उसके मामले खोल रहे हो आप। जी अंशुल जी की परेशानी बहुत ज़्यादा है, दिक्कत बहुत ज़्यादा है, दर्द बहुत ज़्यादा है। और परेशानी ये है कांग्रेस प्रवक्ताओं की इस समय में कि वो लोग डिफेंड नहीं कर पा रहे। मेरे पास करीब 5-6 वीडियोस हैं जो मैंने ट्विटर पे डाला, वही लाखों में चली गई हैं। ये शिक्षा का मामला नहीं है, ये शराब का मामला है, ये घोटाला है। इनकी मुख्य प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, और इस घोटाले पर अरविंद केजरीवाल जवाब दें। अजय माकन, 100 करोड़ रुपए जो है आम आदमी पार्टी ने कम से कम 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया है और उस पैसे से उन्होंने गोवा में चुनाव लड़ा है हमारे खिलाफ। अजय माकन। अलका लांबा, ये केस हमने खोला है, हमने, कांग्रेस ने इसको खोला है और ये बड़ा घोटाला है, छोड़ दीजिए इसको। इसके बाद अगर मैं बात करूं संदीप दीक्षित, तमाम नेता हैं जिन्होंने बोला, कल तक ये यही बोल रहे थे। इनफैक्ट पवन खेड़ा ने तो यहां तक कहा कि हमने खोला है, किसी और ने नहीं, भाजपा ने नहीं खोला। आज इतना एकदम शतुर्मुर्ग की तरह धरती में सर घुसा लिया है, कह रहे नहीं नहीं अधिनायकवाद है, सारे ईडी के छापे जो है विपक्षियों पर ही क्यों लग रहे हैं, ऐसे हो गया वैसे हो गया, लोकतंत्र खतरे में। अरे कल आप ही लगा रहे थे घोटाले का आरोप भाई, साथ आते ही लोकतंत्र खत्म हो गया। जब खुद कह रहे थे जेल डालो जेल डालो जेल डालो, तब लोकतंत्र खत्म नहीं हो रहा था, और तब क्या विपक्ष पर ही रेड नहीं लग रही थी सिर्फ। कमाल बात हो गई। मैं मानता हूं कि इस तर्क को इनको खुद को ही बोलने से पहले सोचना चाहिए। और दूसरी बात यह भी है, जहां तक इनकम टैक्स वाला विषय है, मुझे लगता है नीरज जी आप ही के साथ उस विषय में बहस हो चुकी है, इसमें कोई तर्क ही नहीं है। भैया इनकम टैक्स नहीं भरोगे, लगातार इस तरह की चीजें करोगे, कैश डिपॉजिट्स करोगे और उसके बाद ब्यौरा नहीं दोगे, माफ कीजिए आपको कहीं ना शिवम पॉइंट आ गया आपका, आपने वो गिना दिए, वो तो मैं भी बता ही रहा था। निकालिए ना जो पुराने आपके नेताओं के गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं शिवम भाई, उसको भी तो निकालिए। देखिए एक पूरी लंबी सूची है, मैं अभी शाम से सुबह हो जाएगी तब भी मैं थक जाऊंगा। अच्छा एक मिनट, इसका जवाब नहीं देते ये लोग। गिनाने की आवश्यकता नहीं, मैं गिना देता हूं। चुनाव तो आप भ्रष्टाचार के विषय में हार चुके हैं, 40% सरकार कहलाती थी भाई, कर्नाटक हार गए, हम सहज स्वीकार कर रहे हैं। हमने नहीं कहा कि हम ईवीएम की वजह से हारे हैं, हमने नहीं कहा तेलंगाना में हम ईवीएम की वजह से हारे हैं, हम हारे हैं और मेहनत करेंगे और जीतेंगे भी। बात कर लीजिए, और भ्रष्टाचार के विषय पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अपने चीफ मिनिस्टर के जो उत्तराखंड के, उनको रिजाइन करना पड़ा क्योंकि इतने ज्यादा घोटाले, उनको तो बोलिए लेके आइए ना। 97% केसेस कैसे हो सकते हैं विपक्ष के सामने, और ये कैसा माहौल? अरे रुको ना भाई, रुको आपकी पार्टी भी कुछ करेगी कि नहीं करेगी, आपके लोग भी कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, डालिए ना PIL। अच्छा एक मिनट रुक जाओ भाई, आप दोनों लोग रुक जाओ, दोनों लोग रुक जाओ भाई, दोनों लोग रुक जाओ। निवान शर्मा जी, क्या ये ठीक नहीं होगा कि आप लोग अपना एक नया नेता चुन लें? जब केस खत्म हो जाएगा, वैसे भी आप कह रहे हैं कोई केस बनता ही नहीं उनके खिलाफ, तो बाहर आ जाएंगे वो केजरीवाल जी, फिर से रिजीन कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? नया नेता चुन लीजिए आप लोग। सर वो तो आए के ही बाहर, आज नहीं तो कल वो बाहर आएंगे। हाँ वही तो मैं भी कह रहा हूँ, ये लोग भी नहीं टिकने वाले हैं। दूसरी बात, अभी ये बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं वो बहुत हंस रहे थे। मैं चाहता हूं कि हंसी खुशी में ही हंसते हंसते ये जवाब दे दें कि आप भी सर बहुत सीधे प्रश्न पूछते हैं। मैं देखता हूं आपका शो, अभी आप कांग्रेस प्रवक्ता से भी बिल्कुल स्पष्ट प्रश्न पूछ रहे थे। मैं चाहता हूं कि आप एक भाई, मैं तो पूछ रहा हूँ स्पष्ट इनसे कि आपके ऊपर आरोप लगाया था इन्होंने। सर प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। करिए। 1 मिनट लगे, एक सेकंड। 60 करोड़ रुपए इन्होंने शराब घोटाले के आरोपी से चंदा क्यों लिया? बताइए भाई शिवम जी, दे दीजिए सीधा जवाब। अच्छा अब सवाल मुझसे, मैं तो कहता हूं आपको, चंदा सिर्फ हमने नहीं लिया, BRS ने भी लिया 21 करोड़ भाई, TDP ने भी लिया है। कहां है वो? उसी कंपनी से लिया है, उसी जगह से लिया है। कहां है? आप ही के साथ है ना। जवाब नहीं मांगा उससे, क्यों जवाब नहीं मांगा? अपनी 244 टोटल विपक्ष के पास सीटें हैं, वो 13,000 करोड़ रुपए का जो चंदा अपने पास आया और 7,000 करोड़ का उस पर बात नहीं करेंगे, बीजेपी पे जो आया है उस पर आप बात करेंगे। कमाल बात हो गई भाई।
अरे तो कांग्रेस को भी नहीं बोल रहे हैं, 4 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा सुनिए, ये वाला पॉइंट रखिए, देखिए इसमें दोनों लोग रुकिए, निवान जी और शिवम जी। मैं तो ये कहता हूं कि 2-3 राज्यों में नहीं, और अरे निवान भाई सुन लो ना, आपके फेवर की बात कर रहा हूं मैं। 4-5 राज्यों में गैर भाजपा सरकार है, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, तेलंगाना में। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता वहाँ पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कर ही रहे होंगे, आप लोग कह रहे हो, तो उनको पकड़ो, केस लगाओ। वहाँ तो आपको ज़रूरत नहीं ना किसी की, सरकार है आपकी, क्यों नहीं लगाते आप लोग वहाँ पे? मैं एकदम पक्ष में हूँ कि जो जहाँ भ्रष्टाचार कर रहा है उसको पकड़ो, जेल में डालो। आप लोगों की सरकारें हैं, आप लोग करिए। क्यों नहीं करते आप लोग, मुझे समझ नहीं आती है बात। पकड़िए ना, कर्नाटक में आपने, कर्नाटक में इसी मुद्दे पे चुनाव जीता अंशुल जी, और एक भी आप लोग पकड़ गिरफ्तारी नहीं चल रही वहां पे, मैसेज चलनी चाहिए। क्यों नहीं करते आप लोग? हम भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ है। ये तो क्या कार्रवाई की आपने? एजेंसीज है, देखिए ये तो सरकारी एजेंसीज है जो मरकजी सरकार के इख्तियार में है, जो ईडी है यहाँ। अरे राज्य स्तर पे तो आपके पास पुलिस है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, एंटी करप्शन ब्यूरो, सब है आपके पास स्टेट गवर्नमेंट पे। ये सब नहीं, फिर ये बातें समझ में आती कि स्टेट गवर्नमेंट आपके पास है, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? रुकिए ना सर 1 मिनट। ये दूसरा एक जो बाउंड वाला बार बार लेके आ रहे हो ना सर, आप बहुत मतलब इसको एकदम अदरवाइज कोई मत ले, अदालती प्रक्रिया समझिए आप। जब आप कोर्ट में जाते हैं ना तो आप डिबेट नहीं कर रहे होते, वहाँ पे तथ्यों पे वहाँ बात होती है। यहाँ बैठ के तो आप कुछ भी बता सकते हो कि वो 52 करोड़ उसने क्यों दिए। अगर वो 52 करोड़ अटैची में भर के दिए गए होंगे बीजेपी को, और आप एक PI लगाइए, तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, पकड़े जाएंगे। लेकिन जब आप अदालत में जाएंगे ना तो वो कहेंगे देखो साहब, ये हमने बॉन्ड खरीदा था, ये मेरा KYC है और मैंने ये पैसा दिया। वहाँ पर अटक जाता है। यही चीज़ आपके 3 नेताओं के खिलाफ अटक रही है कि जमानत नहीं मिल रही है। कोर्ट की लड़ाई फैक्ट पे लड़ी जाती है। प्लीज इसको अदरवाइज मत लीजिएगा कि ये किसी के मैं समर्थन वाली बात आप करोगे। मैं तो कह रहा हूँ कर्नाटक में पकड़ो, आप हिमाचल में बीजेपी नेताओं पकड़ो, इतने साल सरकार चलाइए। अभी रुकिए अंशुल जी, अभी विजय जी के पास जाऊंगा। विजय जी, पहले ये होता था कि भाई साहब भ्रष्टाचार के केस इतने लग रहे हैं, सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? अब कार्रवाई कर रही तो कार्रवाई क्यों करती है सरकार? अंशुल जी भी देखिए, अभी 2 महीने पहले तक PC चल रही थी, अब वो भी नहीं कर रहे हैं कि क्यों हाँ ये कंक्लूजन पे पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा, कुछ नहीं बोल रहे हैं अंशुल जी। कह रहे नहीं, पहले वो संविधान बचाने वाली लड़ाई पहले लड़नी है हमको। बिल्कुल 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 ठीक बात, आपने ठीक सवाल किया है सर। यही आपकी दुविधा है, मतलब दूसरे लोगों के लिए, कि आप सीधे सवाल करते हैं। मुद्दा ये है कि मुझे चंद्रशेखर जी याद आ रहे थे नीरज भाई। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री रहे और उनको बड़ा एक साफ बोलने वाला कहा जाता था। उनके बहुत सारे बाहुबलियों के साथ दोस्ती थी, मित्रता थी। और आपने देखा होगा कि अक्सर कोई बाहुबली के साथ दोस्ती होती है, कोई मसला होता है तो पॉलिटिकल लीडर कहते हैं भाई मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। चंद्रशेखर जी कहते थे, मैं बिल्कुल फैक्ट बात बता रहा हूँ कि चंद्रशेखर जी कहते थे कि ये बाहुबली मेरा मित्र है, मित्र रहेगा, लेकिन कानून में यदि वो अपराधी है तो कानून की लड़ाई कानून लड़ेगा। समझे? अब अंशुल जी को भी ये करना चाहिए था कि उनको एक तो थैंक यू करना चाहिए था शिवम जी को कि भाई उनके आरोप जो थे आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले में, उस पर कार्रवाई हुई। लेकिन कहना चाहिए कि वो शराब घोटाले की लड़ाई अलग है और आज संविधान बचाने के लिए हम उनके साथ हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है ना। लेकिन क्यों बचना है? जो आरोप आपने लगाए, जिस आरोप में एक्सरसाइज हुई है, एग्जीक्यूशन हुआ है, कुछ काम हुआ है, इनिशिएशन हुआ है, तो उस पर काम करना चाहिए। और जैसे आपने कर्नाटक का जिक्र किया, जहाँ जहाँ नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, वहाँ जितने भी लोग करप्शन में हैं उनके खिलाफ जो ACD होती है, CID होती है, उनके साथ कार्रवाई करनी चाहिए। कर्नाटक का तो आपने पे CM करके इलेक्शन कैंपेन ही लड़ा था। लेकिन ये सब लड़ाई, और वही बात आप ठीक कर रहे हैं कि कोर्ट में तो फैक्ट्स पर बात होती है। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड तो अब इतना सारा हो गया सर, अब उस पर चर्चा आपसे ज़्यादा कौन कर सकता है? आप ज़्यादा विद्वान आदमी हैं, मैं उसमें पैसा और ये दोनों ही चीज़ें मैं समझता नहीं। लेकिन ये जो लड़ाई है, इसको पॉलिटिकल लड़ाई के तौर पर अगर आप लड़ रहे हैं तो फिर ये बताना चाहिए। और शिवम साहब तो बहुत विद्वान लोगों में से, यंग लोगों में से हैं, उनको तो पता ही होगा कि क्या क्या अरविंद केजरीवाल साहब ने किया और उसके खिलाफ जो एक्शन लिया गया है बिल्कुल भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो आपके कई मित्र हैं जो आजकल शिवम जी के मित्र हो गए, अशोक चौहान साहब भी हैं, अजीत पवार साहब भी हैं, और आज ही शायद कोई हुए नवीन जिंदल साहब, वो भी आए हैं, कोयला घोटाले में शायद उनके मित्र रहे हैं। अब वो सारी मित्रताओं का हिसाब भी तो पार्टी को देना चाहिए कि भाई ये मित्र, आज जब वो अंशुल जी से पूछ रहे हैं कि आपने आरोप लगाए थे, तो ये सारे आरोपों की लिस्ट तो नीरज जी आपके पास है ही, आपके मित्र रहे हैं सबके सब लोग, तो शिवम जी को भी उस पर जवाब देना चाहिए। लेकिन क्या है कि अब वो फिर वही बात होगी कि हम्माम में आपने ऐसा कर रखा है गंदा
कि सब लोग वहाँ पर रहते हैं और आप रोज़ उसके कर्टेन हटाते हैं। कभी कभी शर्म भी आने लगती है कि इस तरह के कर्टेन आप मत हटाया कीजिए हमाम में से। सब लोग वहाँ पर हैं, सब लोग जो कर रहे हैं वो सबको दिख रहा है। और ये पॉलिटिकल बैटल, मैं अरविंद जी पर फिर एक बात कहना चाहता हूँ तारीफ के तौर पर कि वो क्या कर रहे हैं। आप देखिए ना कि हेमंत सोरेन साहब है, आप कहे नैतिकता की बात, उन्होंने सरेंडर कर दिया, इस्तीफा दे दिया। के कविता ने एक तरह से इस्तीफा दे दिया, सरेंडर कर दिया। तो ज़्यादातर लोगों ने बीजेपी के सामने सरेंडर किया है, इसको पॉलिटिकल तरीके से कह रहा हूँ मैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल आज भी खड़े और ये परेशान करता है बीजेपी को। ऐसा हो सकता होगा कि बीजेपी को परेशान होता होगा। और दिल्ली में नाक के नीचे वो 10 साल से आपके लिए बैठा हुआ है, 5 LG बदल दिए, लेकिन वो लड़ाई लड़ रहा है। और ये जो 2 आदेश जारी किए ना, जल मंत्रालय के और स्वास्थ्य मंत्रालय, कोई आदेश थोड़ी है वो, लेकिन वो केवल आपको चैलेंज करने के लिए, आपको इरिटेट करने के लिए, देखिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आपके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आज भी खड़ा हूँ। तो ये लड़ाई बीजेपी को कैसे लड़नी है, क्योंकि एक तो पार्टी के पास लीडरशिप नहीं है दिल्ली में, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, सब लोग नाराज होते हैं, लेकिन लीडरशिप नहीं है। लेकिन जो भी लोग लड़ रहे हैं, क्या उनके पास अरविंद केजरीवाल की इस जो स्पाइन वाली लड़ाई है, मैं इसको भले ही करप्शन के और वो अलग चार्जेज है, मैं उस पर नहीं जा रहा, एक पॉलिटिकल बैटल में आप देखिए कि वो आदमी खड़ा हुआ है और आपका सिरदर्द बना हुआ है। जी शिवम, छोटा जवाब फिर मुझे ब्रेक लेना, बोलिए जो अभी विजय जी ने कहा उसका जवाब दीजिए। विजय जी ने कहा कि भाई शिवम त्यागी को ये जवाब देना चाहिए कि भाई जो अशोक चौहान और तमाम लोग आए हैं उनसे मतलब क्या रिश्ता और कैसे और उनके चार्जेस क्या। आप ही ने जवाब दिया सर, मैं उसी को रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक है, उनका जो विषय अलग विषय है, जो घोटाले वाला विषय है वो अलग चल रहा है और कानून उस पर अपना काम करेगा, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कानून जो उनके साथ काम करेगा वो बिल्कुल करेगा, भारतीय जनता पार्टी उसके समर्थन में बिल्कुल नहीं है। वही चंद्रशेखर जी वाली लाइन और वही जवाब ये रहा आपके पास। छोटा सा एक ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटा ब्रेक। और आज दिल्ली में जो विकट संकट खड़ा हो गया है वो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अच्छा, समय कम है, आप लोग सब लोग काफ़ी बोल चुके हैं, मैं छोटे छोटे जवाब दीजिए, मैं सबसे एक बार जरूर बातचीत करना चाहता हूँ। मनोज जी, एक चीज़ बताइए, अब अगर ये दिख रहा है कि एकदम चुनाव खड़ा है सामने और वैसे में सिंपैथी मिल सकती है केजरीवाल जी को राजनीतिक तौर पे कि देखिए हमारे दिल्ली के लड़के को जेल में डाल दिया, ये अभी आप लोग कह रहे थे, ऐसे में ये रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क बीजेपी क्यों लेगी? फिर भी वो ले रही है, इसके पीछे क्या देखते हैं आप? नहीं, देखिए मैं 2 विषय के किसी दिन फिर से, अगर नीरज जी आप दिल्ली पर चर्चा करेंगे, जैसे अभी विजय जी ने कहा, वो बात मुझे थोड़ी अखरी कि 5-5 उपराज्यपाल मिलके और कुछ नहीं उनका बिगाड़ पाए, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार की जो दुर्गति हुई उस पर किसी दिन आप चर्चा कराएंगे तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से दिल्ली के अधिकार खत्म हो गए और सरकार कैसे म्यूनिसिपैलिटी में बदलती जा रही है, ये अलग विषय है। जो आप जो विषय कह रहे हैं वो यही है कि अभी तक बीजेपी को ये बात बड़ी सालती रही है कि वो 3 दशक से सत्ता से बाहर हैं, वो किस तरह से सत्ता में आए वो भी उनको एक बड़ी चुभ रही होगी बात, और उसके लिए ये सारे वो कर रहे होंगे। अभी मुझे ये लग रहा है कि आने वाले 2-4 दिनों में, जैसे 31 की रैली होगी, कल प्रधानमंत्री के निवास को घेरने की तैयारी है, आज जो दिल्ली में प्रदर्शन हुए हैं, इन सबका जो इम्पैक्ट होगा आने वाले दिनों पर, आगे वाली राजनीति इस पे बड़ी बहुत दिन तक ये आगे दिल्ली की राजनीति को दिशा देने वाला साबित होगा। अभी तो 28 को, अगर 28 को ईडी की अगर हिरासत नहीं बढ़ती है और अगर केजरीवाल को छूट मिल जाती है तो परिस्थिति बदल जाएगी। लेकिन अगर उनको जेल हो जाएगी तो जैसा आपने जेल मैनुअल की बात कही है, जेल मैनुअल में तो हफ्ते में 2 दिन आधा घंटा के अलावा कोई मिल ही नहीं सकता, इसलिए वो तो किसी तरह से पॉसिबल ही नहीं है कि उनके नाम पर वो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल के अंदर, अगर जब उनको जेल हो जाएगी तो वो सरकार चला पाए, वो तो फिर छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे वो जैसे भी बनावे। लेकिन अभी जो तत्काल है वो उसमें एक उम्मीद अभी है कि 28 को ईडी सुनवाई, जो ईडी की हिरासत कहीं कोर्ट खत्म न कर दे, तब हो सकता है कि केजरीवाल को सहूलियत मिल जाए और इस आधार पर वो अपनी और बड़ी बात लोगों तक पहुंचाएं, लोगों का और जन समर्थन उनको मिले और वो फिर वो अच्छा वातावरण बना पाए अपनी पार्टी के पक्ष में। जी, अभी भाजपा का संकट ये जरूर है कि अगर वो केजरीवाल को, ये बड़ा आंदोलन केजरीवाल के लोग चला पाए तो भाजपा को परेशानी निश्चित रूप से आने वाले दिनों में होगी। ओके विजय जी, 28 तारीख को अगर ये सरकार, ये ईडी
की कस्टडी नहीं बढ़ती, वो जेल नहीं जाते, छूट गए तो फिर एक डिफरेंट चीज़ हो गई। लेकिन अगर वो बढ़ जाती है कस्टडी और एक नैरेटिव ये निकल के आ रहा है कि ये जेल में ही रहें और सरकार न गिरे, तो ज़्यादा पॉलिटिकल फ़ायदा है। लेकिन जब काम ही नहीं हो रहा है, जेल मैनुअल के हिसाब से वहाँ सरकार नहीं चल सकती, तब तो फिर सरकार बर्खास्त करने के सिवा क्या चॉइस होगी, तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं ठीक है। एक तो जनता के अधिकारों की बात, सरकार के कामकाज की बात, और 2 बार मिलने की बात जैसे मनोज जी ने भी की, लेकिन उस समय वो सरकार का कामकाज नहीं कर सकते ना। वो एक डिवाइडर के बीच में से एक मुलाकात है, वो केवल मुलाकात है, सरकार के कामकाज वहाँ से नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि अभी तो 28 तारीख का इंतजार करना चाहिए, जिसमें संभावना बहुत कम है कि उन्हें जमानत मिल जाए। हालांकि कोर्ट हमेशा ही कहता है कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, लेकिन जो PMLA का जो ये केस है उसमें सेक्शन 45 के हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि उन्हें कोई छूट मिलने वाली है और जुडिशियल कस्टडी में वो जा सकते हैं। और ऐसा भी मुझे बताया गया कि कविता जी और अरविंद केजरीवाल साहब के आमने सामने बैठाकर कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई है, तो वो भी कोर्ट में शायद ईडी रख सकता है। तो अब जेसी में जाने की संभावना मुझे ज़्यादा दिख रही है। तो बेहतर हो कि अरविंद केजरीवाल साहब एक मौका दें, अपना इस्तीफा देकर नए लीडरशिप पर भरोसा करें पार्टी में और एक नया वो करें, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। और सरकार बर्खास्त भी कर देंगे तो भी देखिए, पॉलिटिकल फ़ायदा बीजेपी का इसमें है कि अरविंद केजरीवाल अंदर रहें, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ जो मौजूदा लीडरशिप है वो उनके अंदर रहने को, जेल के अंदर रहने को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा। और आप पिछले 4 दिन में देख रहे होंगे, आज अच्छा प्रदर्शन हुआ था, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल के अंदर रहने को उस तरह से एक मैसेजिंग में पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करने में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुए। नाकाम मैं नहीं करा, लेकिन बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुए। तो बीजेपी के लिए तो फायदेमंद है कि वो अंदर रहें, क्योंकि बाहर जिस दिन केजरीवाल साहब आएंगे तो उसका एक अलग तरीके का पॉलिटिकल प्रेशर बनेगा और पॉलिटिकल ताकत के तौर पर वो आएंगे। तो वो मुझे लगता है अब या तो केजरीवाल साहब इस्तीफा दे दें या फिर सरकार देखेगी कि किस तरह से उनको बर्खास्त करना है या नहीं करना। ये बड़ा जाएगा कि क्या हो रहा है, मैं नहीं अभी इस पर बता सकता। संवैधानिक संकट तकनीक खड़ा होगा। निवान शर्मा जी, बहुत छोटा 1 मिनट जवाब चाहिए। कैसे चलाएंगे सरकार? मान लीजिए उनकी कस्टडी बढ़ जाती है, कैसे चलेगी सरकार, बताइए। सर, सरकार बहुत अच्छे तरीके से चलेगी और संविधान के दायरे के अंदर रह के चलेगी। अरविंद केजरीवाल को आप अंदर बंद कर सकते हो। अरविंद केजरीवाल वो सब चलेगी सर, संविधान के हिसाब से चलेगी। आप अगर किसी को उसमें डाउट है तो वो कोर्ट चले जाएं। ये कहते हैं ना बार बार, कोर्ट चले जाइए, कोर्ट चले जाइए, तो आप कोर्ट चले जाइए। हम तो संविधान के दायरे में रहकर सरकार भी चलाएंगे, काम भी करके दिखाएंगे, और इतना काम करके दिखाएंगे कि ये सोच भी नहीं सकते। इन्होंने पूरी एड़ी चोटी साम दाम दंड भेद नहीं, अरे भाई निवान जी चाहते हैं, ये चाहते हैं कि बस किसी तरह दिल्ली की सरकार गिर जाए, बस किसी तरह। अरे निवान जी समझो ना आप, अगर ऐसा होता तो अभी विजय जी ने शुरू में क्या कहा था कि आप अपने स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा क्यों लेते? जैन साहब फिर जेल से चलाते रहते ना स्वास्थ्य मंत्रालय। पॉसिबल नहीं है वो। आज भाजपा पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। भाजपा मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं देकर, मैं टेक्निकली पूछ रहा हूँ कैसे संभव है दिल्ली सरकार टेक्निकली आपको जेल से चली नहीं दे रहे ना आप। करोड़ रुपए ये जिससे रिश्वत लेते हैं बीजेपी से कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अगर वो अच्छा आप एक काम करो ना, आप कल जाओ और जो जिस सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश आया था बॉन्ड वाले पे, उसी पे एक लगाओ पर्ची कि सर ये 52 करोड़ इनको मिले शराब घोटाले वाले बाद में दिए, देखो ना उसमें करे। नैतिक सवाल नहीं बनता। नहीं इसमें कोई मैं नैतिक बहस में पढ़ता ही नहीं हूँ सर। मैं सिर्फ टेक्निकल और तथ्यों वाली बहस में पढ़ता हूँ। मैंने तो आपने नैतिक सवाल उठाया, अनसुन ने मैंने बता दिया कि नैतिक नहीं, मजबूरी होगी, सरकार नहीं चल सकती जेल से। ये प्रॉब्लम समझो ना आप। क्या आपने कहा कि क्या नैतिकता के आधार पर सीएम को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? तो आपने कहा नहीं नैतिकता के आधार पर नहीं, हम तो संविधान साफ चलाएंगे। तो हमने आपको संविधान बता दिया। आप नैतिकता नहीं मानते तो आप संविधान के साथ। अरे छोड़ो सर, समय एकदम कम है, समय निकला जा रहा है सर। 28 तारीख भी करीब आने वाली है। अंशुल जी, अरे अंशुल जी 30 सेकंड में जवाब चाहिए। ये शराब घोटाले वाला अब एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं? अरे रुको ना भाई निवान भाई। नहीं, ये प्रश्न दिल्ली का नहीं है, ये संविधान पे जो प्रहार हो रहा है सरकार की वजह से। नहीं सवाल सुनो आप, सवाल सुनो आप तो तकनीकों में उलझा दे रहे हैं। नहीं अरे तकनीक, अरे सारी बहस ही तकनीक की है भाई साहब।
आज की तारीख में ये बहस का कोई मतलब नहीं है कि मैं रैली करूंगा और मैं ये बताऊंगा। आज की संवैधानिक बहस ये है कि दिल्ली सरकार कैसे चलेगी जेल में रहते हुए, ये असली बहस है। लेकिन आपकी दिलचस्पी सिर्फ इस बात में पॉलिटिकल, तो आपने जिस मुद्दे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाया था, क्या वो लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ बढ़ रही है, हाँ या ना? बस खत्म। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये भाजपा सरकार यही चाहती है। आप तकनीकियों में आ रहे हैं ना कि कोर्ट कचहरी क्यों नहीं जाते, तो इनका पूरा मुद्दा ही यही है कि प्रोसेस इज पनिशमेंट, कार्रवाई सजा है। आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहिए, संविधान को भूल जाइए, चुनाव को भूल जाइए, आप ये अच्छा ब्रेक लेता हूं सर, यही तो बात हो रही है। अंशुल जी सुनो ना, अंशुल जी अब मुझे ब्रेक लेना, मैं आपसे सीधे सवाल पूछ रहा हूँ, आप टेढ़े मेढ़ घुमा रहे हो सर। या तो फिर उसी टाइप की बहस कर लो कि आपने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की थी, अगर आपको टेक्निकल बहस नहीं करनी थी, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? फिर तो ऐसे ही आप हवाबाजी में बात करते हैं। आपने तथ्यों के साथ आरोप लगाया, घोटाला खोला, अब वो कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा था, आप करो नहीं ये गलत हो रहा है। खैर अभी हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। अब सर समय एकदम खत्म हो गया है, ये मामला वाकई बहुत पेचीदा है, इसमें क्या सच्चाई है ये अदालत तय करेगी, हम लोग नहीं तय करेंगे। लेकिन जेल के अंदर सरकार कैसे चलेगी ये आज तक मैंने कभी नहीं देखा। ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जेल में लोगों के हिसाब से सरकार नहीं चल सकती, बहुत मुश्किल। देखते हैं क्या होता है इसमें, ये बहस अभी जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।